हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। तो इसलिए सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद लिखते हैं छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद देंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पे आप अपने शिक्षा के लिए ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो पहला बिंदु है दिनांक का। ये दिनांक है आपका वो होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो कक्षा 6 का है। विषय सामाजिक विषय है। उप विषय भूगोल है। चक्र 7वां और अवधि जो है 40 मिनट की है। नंबर आता है उसके बाद प्रकरण का। तो प्रकरण में हमारा है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये चैप्टर 3 है। ठीक है। उसके बाद प्रकरण के बाद हम देते हैं उद्देश्य। तो उद्देश्य जो है दो तरह के दिए जाते हैं, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है वो आपके भूगोल विषय से संबंधित होता है। तो हम जो भी उद्देश्य लिखेंगे यहाँ पे वो हम भूगोल विषय को ध्यान में रख के लिखेंगे कि अगर हम भूगोल विषय बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर किस किस तरह की ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, उनको क्या नॉलेज होगा, क्या वो जान पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। साथ ही साथ उनमें हमें भूगोल विषय की रुचि उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें हम उसके अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वो प्रकरण के लिए स्पेसिफिक होगा। प्रकरण हमारा है ग्लोब, तो ग्लोब के बारे में अगर हम ग्लोब पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे को क्या जानकारी होगी ये इसमें मेंशन करना है। ठीक है। तो इसमें पहला जो उद्देश्य होता है विशिष्ट उद्देश्य का वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। नाम से स्पष्ट है कि बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होगा, जानकारी प्राप्त होगी। तो इसमें हम लिखते हैं कि छात्र ग्लोब के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा पॉइंट दे दिया कि छात्र अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है बोधात्मक उद्देश्य का। तो बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत मतलब आप उन्होंने अगर कोई चीज़ जान ली तो आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हमने जानकारी दी, अब हम उसको समझाएंगे बच्चों को। तो उसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र ग्लोब की क्रियाविधि को समझ सकेंगे और छात्र अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की उपयोगिता को समझ सकेंगे। उसका नंबर आता है तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य का। जब बच्चे जान गए किसी चीज़ को, उसके बारे में समझ भी गए, तो अब वो क्या होगा, अब बच्चे उस चीज़ को खुद करेंगे या दूसरे लोगों को बताएंगे। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र ग्लोब की सहायता से पृथ्वी की भौगोलिक दशाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट दे दिया कि छात्र पृथ्वी पर उपस्थित देशों की यथास्थिति का पता लगा सकेंगे। उसका नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री के अंतर्गत हम लिखते हैं ग्लोब। अगर आपके पास ग्लोब अवेलेबल है तो ग्लोब ले जाइए, नहीं ग्लोब अवेलेबल है तो आप कोई फ्रूट ले जा सकते हैं, स्पेशली संतरा या कीनू लेके जा सकते हैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। और ग्लोब के जैसा जो भी चीज़ आप पढ़ाएंगे संतरे के ऊपर ड्रॉ करके एक इमेज बना के आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है। आप मानचित्र भी ले जा सकते हैं, संकेतक आदि, ये सारी चीज़ें सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। उसका नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र ग्लोब के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हम प्रकरण निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें हमें बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जो कि बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रकरण निकालवाया जाता है। इसमें सबसे पहले शिक्षिका प्रश्न करती है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, 8 ग्रह हैं, क्योंकि ये पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो तुरंत आंसर करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो बच्चों ने आंसर दिया 8 ग्रह का, उनको लेकर नेक्स्ट प्रश्न तैयार करेंगे कि इन 8 ग्रहों में से हम किस ग्रह पर रहते हैं। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। हमने क्या किया, पृथ्वी को लिया। फिर से नेक्स्ट प्रश्न तैयार करेंगे, अच्छा ये बताइए पृथ्वी ग्रह की आकृति कैसी है। क्योंकि चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं तो तुरंत बता देंगे, या चैप्टर 2 में भी पढ़े हैं तो बता देंगे पृथ्वी ग्रह की आकृति कैसी है, गोल है, गोलाकार है। ठीक है। उसके बाद हमने जो गोल आकृति है उसको लेके हम नेक्स्ट प्रश्न तैयार करेंगे कि पृथ्वी के गोल स्वरूप तथा उस पर स्थित भौगोलिक संरचना का अध्ययन किसकी मदद से किया जा सकता है। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि ग्लोब या मानचित्र की सहायता से हम अध्ययन कर सकते हैं। फिर पूछ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लोब के बारे में आप क्या जानते हैं। अब क्या होगा, बच्चे अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आंसर करेंगे। कुछ समय बाद वो क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। जब बच्चे मौन हो जाएंगे यानी कि समस्यात्मक हो गया तो आपका उद्देश्य निकल जाएगा। ठीक है। तो आप उद्देश्य कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका उद्देश्य कथन। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से टेबल बना दें जिसमें 5 कॉलम होते हैं। तो पहला है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्राध्यापिका कथन, चौथा छात्र कथन और पांचवा है श्यामपट्ट कार्य का। तो इसमें शिक्षिका पहला शिक्षण बिंदु है ग्लोब। तो शिक्षिका प्रश्न करती है ग्लोब से आप क्या समझते हैं। बच्चे क्या मौन हो जाएंगे, पीछे से ही मौन है। तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी क्या कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, एक मॉडल है। ठीक है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं,
इनको कुम्हार के चौक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर महाद्वीपों व महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। ग्लोब की सहायता से हम विश्व की बहुत सी रोचक बातों को जान सकते हैं, जैसे कि मौसम और जलवायु में परिवर्तन क्यों हो रहा है, दिन और रात कैसे हो रही है, किसी स्थान कोई स्थान के यहाँ से, मतलब हम भारत में रह रहे हैं, अगर हम दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो दिल्ली से कोई चीज़ कितनी दूरी पर है उसका हम पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ संसार के समय सारणी गणना करना, मतलब कि अगर इंडिया में आज इतना टाइम हो रहा है, 8 बज रहा है, तो अमेरिका में कितना टाइम हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हम ग्लोब की मदद से, सहायता से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका जैसे श्याम पट्ट पे कुछ लिख के दिखा देंगे कि ग्लोब पृथ्वी का क्या है, लघु रूप में क्या है, एक वास्तविक प्रतिरूप है या एक मॉडल है। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना के बच्चों को थोड़ा सा समझाइए श्याम पट्ट पे कि हाँ देखो इस तरह से पृथ्वी बनी हुई है, पृथ्वी ऊपर से हल्की सी चपटी होती है, ऐसे गोल होती है संतरा जैसी, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इधर पूरब हो गया, इधर की ओर पश्चिम हो गया, अब बीच में जो रेखा जा रही है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इस तरह से एक शॉर्ट डायग्राम बना के समझा दीजिए आप। और साथ ही साथ आप अपना मॉडल भी बना के लेके गए होंगे, उसको भी आप दिखा के बच्चों को समझा सकते हैं कि देखिए ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि ग्लोब का आकार कैसा होता है, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि ग्लोब का आकार गोल होता है। फिर पूछा ग्लोब की सहायता से हम कौन कौन सी बातों को जान सकते हैं, तो बच्चे बता देंगे कि दिन रात होना को जान सकते हैं, मौसम और जलवायु में परिवर्तन को जान सकते हैं, और समय को बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। उसका नेक्स्ट आता है दूसरा शिक्षण बिंदु है अक्षांश रेखाएं। तो इसमें फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं कि पृथ्वी या ग्लोब का आकार कैसा होता है, तो बच्चे के आंसर जवाब देंगे कि गोल है। फिर पूछ दिया कि पृथ्वी पर कितने ध्रुव पाए जाते हैं, तो आपने ऊपर बता दिया, तो बता देंगे बच्चे के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। फिर पूछा कि अक्षांश रेखा से क्या तात्पर्य है। अब क्या यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो गया, तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहते हैं। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर यानी कि ऊपर की ओर या फिर दक्षिणी या नीचे की ओर की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा को 0 अंश या 0 डिग्री का अक्षांश माना गया है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, और दक्षिणी ध्रुव जो होता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। साथ ही साथ और क्या बता दें, जो 4 मेन पॉइंट है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहेंगे, मकर रेखा कहते हैं। और क्या बता दिया कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होती है, यानी ऊपर की ओर की बात करें तो आर्कटिक रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसको अंटार्कटिका के नीचे की अंटार्कटिक है तो उसे अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। फिर इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव कटिबंध, ये विषुवत रेखा पे बना हुआ है। ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा ऊपर की ओर उत्तर की ओर, और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पे मकर रेखा हो गई। फिर बोल दिया आर्कटिक ध्रुव है तो उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, और नीचे की ओर दक्षिण की ओर अंटार्कटिक रेखा है 66.5 डिग्री पे, तो ये अंटार्कटिक रेखा हो गई। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा दीजिएगा। ठीक है, और ये डायग्राम भी ग्लोब का है, ग्लोब दिखा दीजिएगा बच्चों को, अपना बना के ले जाइएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षांश रेखा के बारे में बता रहा था। फिर और क्या बता देंगे कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो होती है सबसे लंबी कितने किलोमीटर, 40076 किलोमीटर अक्षांश रेखा होती है। और बोल दिया कि 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई कितनी होती है, 0 किलोमीटर की होती है, मतलब वो बहुत ही छोटी रेखा होती है, किलोमीटर में नहीं होती। ठीक है, अब फिर लिख दिया कि भूमध्य रेखा के समांतर जो खींची गई अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 181 होती है। और ये कैसी रेखाएं होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि 0 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है, तो बच्चे आंसर कर देंगे उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर पूछ दिया कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो बच्चे आंसर कर देंगे 181 है। उसका तीसरा शिक्षण बिंदु है आपकी देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं में पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया कि 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये 3 मुख्य रेखाएं हैं। फिर पूछ दिया कि देशांतर रेखाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे क्या मौन हो जाएंगे
फिर से इसका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। ठीक है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दोनों भौगोलिक ध्रुवों के बीच खींची हुई काल्पनिक मध्याह्न रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब वो पहले तो हम ऐसे खींचे थे हॉरिजॉन्टल, अब कैसी है ये वर्टिकल रेखाएं हैं। ठीक है। देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, ये समांतर नहीं होती हैं, वह उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को पर अपसरित होकर मिल जाती हैं। और लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी देशांतर रेखा के बारे में। श्यामपट्ट पे लिख के बता दिया कि देशांतर रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई होती हैं। तो चूंकि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री होता है, मतलब टोटल 360 रेखाएं खींची गई हैं। अतः कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ठीक है। ये हो गया देशांतर रेखाएं। इससे रिलेटेड बुधात्मक प्रश्न पूछ दिया कि देशांतर रेखाओं की आकृति कैसी होती है, तो अर्धवृत्ताकार होती है। फिर पूछा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को और किस नाम से जानते हैं, तो वो बता देंगे बच्चे की ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लिया कि ग्लोब क्या है, पहला प्रश्न पूछ लिया। दूसरा पूछ लिया कि अक्षांश तथा देशांतर रेखा से क्या तात्पर्य है। तीसरा पूछ लिया कि ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं होती हैं। और चौथा सवाल पूछ लिया कि ग्लोब 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया जो तीनों ही शिक्षण बिंदु से लेके पूछे गए हैं। फिर आप क्या करेंगे, श्यामपट्ट सारांश देंगे, और श्यामपट्ट सारांश में आप कोशिश करेंगे कि जो पुनरावृत्ति प्रश्न में क्वेश्चन पूछे गए उसी का आंसर आप वहाँ पे लिखें। तो हमने श्यामपट्ट सारांश में दिया कि ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप या मॉडल है। फिर बताया अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में कि पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं कहते हैं। उसका तीसरा जो है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। और चौथा प्रश्न का आंसर हो गया 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। उसके बाद आता है नंबर गृह कार्य का। तो आप गृह कार्य दे दीजिए कि बच्चों ग्लोब किसे कहते हैं, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को कॉपी में बनाकर लाना। तो इस तरह से आप उनको गृह कार्य दे दीजिएगा। तो ये हो गया आपकी आज की पाठ्य योजना। तो आप इस तरह से बच्चों को ग्लोब लेके जा सकते हैं, ग्लोब का चित्र बना के ले जा सकते हैं, मॉडल बना के ले जा सकते हैं। आपको जो भी सुविधा लगे आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को दिखाने के लिए कि किस तरह से अक्षांश रेखाएं चार्ट पेपर पे भी बना सकते हैं। ये अक्षांश रेखाएं किस तरह से समानांतर होती हैं और किस तरह से घूमती हैं, वो आप दिखा दीजिएगा बच्चों को। उसके साथ ही साथ ये देशांतर रेखाओं के बारे में बता दिया कि किस तरह से ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। ये वाला जो शेप है ये अर्धवृत्ताकार होती है, पूर्व से पश्चिम की होती है। जो नीचे की जो बीच की रेखा होती है वो ग्रीनविच रेखा होती है। तो इस तरह से करके आप देशांतर रेखाओं के बारे में समझा दीजिएगा उनको। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना। आपको ये पाठ्य योजना कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये पाठ्य योजना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।